एक राज्य में एक राजा था, बड़ा पावरफुल था, इतना पावरफुल कि अगर उसकी एक चुटकी बज जाए तो हर एक समस्या का समाधान हो जाता था। और उसी के राज्य में एक जमींदार था। राजा एक समय उस जमींदार के पास गया और जमींदार के दरबार में राजा बैठा हुआ था, सबकी फरियाद सुन रहा था। एकाएक राजा को एक चीज़ सूझती है और राजा सबके सामने ऐलान कर देता है कि मैं आप सबके लिए एक खूबसूरत सा ऐसा महल बना के जाऊंगा, एक ऐसा जादुई महल कि आपके बच्चे अगर वहाँ पर आएंगे तो उनकी किस्मत खुल जाएगी। फिर राजा वापस अपने राज्य में चला जाता है, अपने दरबार में बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, इस वादे को भूल जाता है। जमींदार भी जो था वो भी अपने काम में मशगूल हो जाता है। कुछ सालों बाद राजा फिर उस जमींदार के यहाँ पहुँचता है। जब दरबार में पहुँचता है तो दरबारी उससे सवाल करते हैं कि राजा साहब, आप पिछली बार बोल के गए थे कि हमारे यहाँ आप महल बनवाएंगे, आखिर वो महल आप कब बनवा रहे हैं? हम लोग आशा में बैठे हैं कि हम लोगों की किस्मत खुलेगी, आखिर हमारी किस्मत कब खुलेगी? राजा कहता है भाई जमींदार से पूछो, जमींदार ने हमें ज़मीन ही नहीं दी। जब हमें ज़मीन नहीं दी है तो हम कैसे ये महल बना सकते हैं? ये सब हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। वो राजा जिसके हाथ में सब कुछ था, जितना पावरफुल था कि अच्छे अच्छे जमींदारों को चाहे तो कुर्सी से हटा सकता है, चाहे तो पल में काया कल्प कर सकता है, काया पलट कर सकता है। लेकिन राजा का ये बयान थे, जनता बेचारी बोली वाली। जनता ने कहा हाँ सही बात है, और ज़मीन नहीं दी होगी जो जमींदार है हमारे यहाँ का। जब राजा चला जाता है अपने राज्य में तो जमींदार अपने वक्तव्य देता है, अपने बयान देता है। जमींदार कहता है भाई राजा को जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ज़मीन हमने सौंपी थी राजा को, लेकिन राजा को अब पूरी ज़मीन हमारी लेनी है। तो आखिर जमींदार अपनी गद्दी पर काबिज है, राजा अपनी गद्दी पर काबिज है, लेकिन परेशान है वो जनता जो आशा लगाए बैठी थी कि हमारे यहाँ ऐसा महल बनेगा जहाँ पर जाके हमारे बच्चे खुद की किस्मत लिखने के काबिल बन जाएंगे। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं राघवेंद्र राजपूत और आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में, हालांकि आप सब समझदार हैं, समझ चुके होंगे, लेकिन इस मुद्दे को कायदे से समझना भी ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यानी योगी जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 11 राज्य विश्वविद्यालय बनाए हैं, जिसमें से 10 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए ना किसी मठ, ना किसी मज़ार, ना किसी विद्यालय, ना किसी संस्था कहीं से भी ज़मीन नहीं मिली है। तो हाँ, 10 राज्य विश्वविद्यालयों में से किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ना किसी ट्रस्ट, ना किसी संस्था, ना किसी मठ, ना मज़ार, ना किसी व्यक्ति ने एक भी बीघा ज़मीन दान नहीं दी है। पूरी ज़मीन सरकार ने या तो ख़रीदी है या अधिग्रहण की है, और या ग्राम समाज, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से हस्तांतरित की है, या फिर किसानों से सर्किट रेट से 4 गुना रेट देकर खरीदी है। योगी जी ने खुद अपने गुरु गोरखनाथ जी के नाम से आयुष राज्य विश्वविद्यालय बनाया है, जिसके लिए भी उन्होंने, चूँकि उनकी संस्था में भी बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन योगी जी ने एक टुकड़ा ज़मीन भी अपनी संस्था की उस विश्वविद्यालय के लिए नहीं दी है। पूरी ज़मीन का अलग से इंतज़ाम किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ तहसील में जो स्वामी जी की कर्मभूमि है, यहाँ पर ज़मीन देने के बावजूद जो विद्यालय प्रशासन जो है, अध्यक्ष जो है, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने ज़मीन दी है, तो उसके बावजूद आखिर ऐसी क्यों समस्या है? अगर ज़मीन नहीं भी दी है तो भी ऐसा क्यों होता है? ज़मीन ये लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? और हाँ, 11वीं यूनिवर्सिटी जिसके लिए ज़मीन संस्था ने दान दी है वो यूनिवर्सिटी है स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय शाहजहाँपुर, जिसमें से 20 एकड़ स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट ने ज़मीन दी है। अब चलिए उन 10 विश्वविद्यालयों के बारे में जान लेते हैं जिनके लिए 1 बीघे ज़मीन भी दान नहीं दी गई है। तो पहला विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, जिसके लिए 52 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, जो कि राज्य सरकार ने सीलिंग की सरकारी ज़मीन हस्तांतरित की थी। दूसरा है माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, 66 एकड़ ज़मीन राजस्व विभाग की बबंजर पथरीली ज़मीन हस्तांतरित की। तीसरा है माँ पाटेश्वरी देवी राज्य यूनिवर्सिटी बलरामपुर, जिसके लिए 52 एकड़ ज़मीन जो राज्य सरकार ने किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया। इसमें 206 किसानों की ज़मीन राज्य सरकार ने खरीदी। चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन, 20 एकड़ राज्य स्वास्थ्य विभाग, 15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग, 15 एकड़ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरित कराई गई।
पाँचवा है गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, 50 एकड़ में 47.5 एकड़ राजस्व विभाग ने दी, 2.5 एकड़ स्थानीय किसानों से खरीदी गई। छठवां है महाराजा सोहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, जिसके लिए 60 एकड़ जमीन किसानों से खरीदी गई। सातवां है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, जिसके लिए 92 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने व कुछ किसानों से खरीदी गई। आठवां है मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, जिसके लिए लगभग 50 एकड़, जिसमें से 43 एकड़ किसानों से खरीदी, 2 बीघा ग्राम समाज, 5 बीघा राजकीय महाविद्यालय से ली। नौवां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसके लिए 33 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राजस्व विभाग खाली भूमि का हस्तांतरण किया गया। 10वां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ, 100 एकड़ जो ग्राम समाज सिंचाई विभाग से हस्तांतरित कराई गई। तो आखिर ऐसा क्यों है? एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक महान संत, उनकी उपेक्षा आखिर क्यों की जा रही है? क्यों यहाँ के लोगों को विश्वविद्यालय के लिए तरसाया जा रहा है? क्यों गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है? और क्यों जनता को इतना बेवकूफ़ समझा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। और आप सब कमेंट करिए, इस खबर को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें और साथ में जो हमारा महाविद्यालय है उसकी देखरेख भी कायदे से हो। अभी बाईपास पे आप सबने देखा कुछ ज़मीन जो हमेशा पानी में डूबी रहती थी, उसका रखरखाव किया गया है, उसे सही बनाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो महाविद्यालय में होने ज़रूरी है। सबसे बड़ा काम है स्वामी जी की जो समाधि है उसके पास जो तीनों तरफ जो ज़मीन है उसकी खूबसूरती, उसकी सौंदर्यता में बढ़ावा किया जाए, इजाफा किया जाए। बरसात आने वाली है, अगर अभी से पौधे वहाँ पर रोपित किए जाएं तो वो प्रांगण और भी खूबसूरत लगेगा और जब लोग वहाँ पर जाएंगे तो महक कर वापस लौटेंगे। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।